जिन्नात के किस्से कहानियां तो हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सुने होंगे, पर एक ही तरह के ये सुने सुनाए किस्से एक दूसरे से ट्रांसफर होते हुए हम तक पहुंचते हैं, जिन्हें सुनने के बाद कोई खास सीरियसली नहीं लेता और फिर जो कि एक मजाक की तरह वक्त के साथ उड़ जाते हैं। इस तरह के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस वो इंसान बेस्ट डिस्क्राइब कर सकता है जिसके साथ एक्चुअल में ऐसा कोई वाकया पेश आया हो। मेरा नाम सलमान है और मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स में से वो पहला इंसिडेंट आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट एक तरह से यकीन में बदल गया था। ये बात साल 2005 की है, जब मैं स्कूल में हुआ करता था। पापा के जॉब ट्रांसफर की वजह से हम एक साल पहले ही इस नए शहर में आए थे। वैसे तो स्कूल और कॉलोनी में मेरे कई दोस्त बन गए थे, पर विशाल मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे और एक साथ ही खेला करते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो हम दोनों में कॉमन थी। हॉरर मूवीज और पैरानॉर्मल चीजों के बारे में और ज्यादा जानने का कीड़ा था हम दोनों दोस्तों में। हम कई बार तो पूरे दिन पैरानॉर्मल स्टोरीज और हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते रहते थे। हमारी सिटी की दूसरी तरफ, जहाँ काफी खाली जमीनें पड़ी देखी जा सकती थी, वहीं एक कब्रिस्तान हुआ करता था जिससे काफी सारी डरावनी कहानियां भी जुड़ी हुई थी। इतना तो मैं भी जानता था कि इन सब में से सारी कहानियां तो सच नहीं हो सकती, पर वो एक पैरानॉर्मल वाइब होती है ना, वो मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन बिना किसी रीजन के नहीं, या कहा जाए कि कोई भी ऐसी छोटी मोटी चुड़ैल वाली कहानी से भी नहीं, बल्कि ये एक खास बात थी इस कब्रिस्तान के बारे में। कब्रिस्तान की पिछली तरफ की जो दीवार थी वो काफी पुराने टाइम से बनी हुई थी। उस दीवार पर हर थोड़ी दूर पर एक खिड़की बनी हुई थी, यानी तकरीबन हर 10 फीट के गैप पर खिड़कियां बनी हुई थी, जिनका कोई बंद करने का सिस्टम नहीं था, बस उन पर एक लोहे का जाल लगा होता था। यूं तो उन खिड़कियों में से कब्रिस्तान के अंदर का पूरा नजारा दिखता था, पर सीरियसली मुझे उन खिड़कियों के एक दीवार पर होने का कोई जेन्युइन पर्पस समझ नहीं आता था। एक अर्बन लेजेंड टाइप चीज वहां उस कब्रिस्तान से रिलेटेड ये मशहूर थी कि उस दीवार की आखिरी खिड़की पर रात को जिन नजर आते हैं, और कहा यह भी जाता था कि अगर कोई उस खिड़की पर जाकर वहां अगरबत्ती जलाए और जिनों के लिए मिठाई रखकर उनसे बात करना चाहता है तो उसे वो जिन जरूर नजर आते हैं, क्योंकि जिनों को मिठाई और खुशबू बहुत पसंद होती है। लेकिन उससे रिलेटेड कहानी किस्सों में जिन लोगों को जिन नजर आए थे तो उस कहानी का एंड कुछ डरावना सा ही था, यानी कई लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और कई दिन तक बहुत डिस्टर्ब रहे थे। ये नहीं पता कि उनको एग्जैक्टली क्या दिखा था, पर इन सब डरावने सुने सुनाए एक्सपीरियंस से ज्यादा तेज थी मेरी और विशाल की पैरानॉर्मल के बारे में जानने की चाह। वैसे तो मैं और विशाल दिन के उजाले में उस दीवार और उस पर बनी खिड़कियों को कई बार दूर से देख चुके थे, पर इस बार हमारा प्लान रात को मिठाई के साथ वहां जाना पक्का था। वैसे इस पूरे इंसिडेंट से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है, पर उस दीवार पर टोटल 13 खिड़कियां थीं और वो हॉन्टेड खिड़की 13वें नंबर की ही थी। इस सब के बीच ये भी पता चला था कि मिठाई अगर किसी और खिड़की पर रखी जाए तो कुछ भी नहीं होता। अब ये सब इन्फॉर्मेशन के साथ हम दोनों ने फैसला करा कि इस सैटरडे की रात को ये ऑपरेशन कब्रिस्तान किया जाएगा। मैंने शाम को ही घर के पास से मिठाई खरीदकर अपने बैग में रख ली थी। विशाल एक स्टील की प्लेट और अगरबत्ती का एक पैकेट ले आया था। रात को 10 बजे डिनर के बाद मैं बैग लेकर अपने घर पर ये कहकर निकल गया कि विशाल के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और सुबह लौटूंगा। अब विशाल का रूम उसके घर की छत पर बना हुआ था, जिसके गेट की चाबी विशाल के पास रहती थी, तो हमें वापस आकर रात को रुकने की अब टेंशन नहीं थी। विशाल ने अपने बड़े भाई का डिजिटल कैमरा चुपचाप ले लिया था और इसी के साथ हम तकरीबन 11:30 बजे एक ही साइकिल पर बैग में सारा सामान लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े थे। उस वक्त तो डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हम दोनों बातें करते हुए साइकिल पर चले जा रहे थे, पर जैसे ही हम लोकेशन के पास पहुंचे तो हम दोनों की हालत कुछ ढीली हो चुकी थी, शायद क्योंकि वहां बहुत अंधेरा था। मतलब इतना घुप अंधेरा था कि अगर हम दोनों के पास एक टॉर्च नहीं होती तो वहां रुकना पॉसिबल नहीं होता। हम दोनों बिल्कुल चुप थे और साइकिल अब उस दीवार के साथ चल रही थी। मैं साइकिल चला रहा था और विशाल अपने टॉर्च से रास्ता दिखा रहा था। अब आगे साइकिल खींचनी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आगे रोड थोड़ा ऊंचा होता जा रहा था, तो इसीलिए हमने साइकिल से उतरकर साइकिल वहीं दीवार के किनारे खड़ी कर दी। वो 13वीं खिड़की अब हमें सामने दिख रही थी। रोड ऊंचा होने की वजह से वो बिल्कुल हमारे चेस्ट के लेवल पर थी। हम दोनों ने अब एक दूसरे की तरफ देखा और
इस बात की झूठी तसल्ली दी कि कम से कम हम दोनों कब्रिस्तान के बाहर खड़े हैं, अगर भागना पड़ा तो भाग लेंगे। हम दोनों के हाथों में टॉर्च थी जिनसे कि अब हम रास्ता देख रहे थे। तो मैंने सबसे पहले अगरबत्ती के पैकेट में से कुछ अगरबत्तियां निकाल कर जलाई और वहीं खिड़की के कोने में लगा दी। ये सब करते करते ही मैं पसीने से नहा गया था। मेरी शर्ट गीली होनी शुरू हो गई थी, पर मैंने हिम्मत करके जल्दी से मिठाई निकालकर प्लेट में रखकर अपने सामने वाली खिड़की के बीच की जगह में किसी तरह टिका दी, क्योंकि खिड़की के बीच में लोहे का जाल लगा हुआ था और दूसरी तरफ यानी कब्रिस्तान के अंदर वाली तरफ भी खिड़की के अंदर उतनी ही जगह थी। ये टास्क पूरा करके हम दीवार से 2 कदम पीछे आकर खड़े हो गए और इधर उधर देखने लग गए। तभी विशाल बोला कि अरे यार याद नहीं रहा, मैं कैमरा भी तो लाया हूँ। ये सुनकर मैंने कहा कि भाई जल्दी निकाल और कम से कम कुछ फोटोज तो क्लिक कर ले। विशाल ने जेब से कैमरा निकाला और बहुत कोशिशों के बाद भी वो ऑन नहीं हुआ। उसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी थी, जो कि 0% शो कर रही थी। अब यहाँ इससे पहले विशाल कुछ बोलता कि तभी मेरी नजर खिड़की की तरफ गई और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने विशाल से कहा, भाई वो देख। दरअसल वहाँ वो जो मिठाई से भरी प्लेट मैंने अपने हाथों से रखी थी, अब उस खिड़की में ही कब्रिस्तान की अंदर वाली साइड पर रखी हुई थी। पर यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि खिड़की के लोहे के जाल में इतनी जगह नहीं थी कि वो प्लेट वहां से निकल जाए या कोई खींच ले। डरते डरते विशाल ने उस प्लेट पर टॉर्च फोकस करी तो हमने ये भी नोटिस किया कि उसमें से मिठाई के 2 पीस कम हैं। हम दोनों को अब तक अभी ऐसा कुछ दिखा तो नहीं था, पर हम काफी खौफजदा हो गए थे। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और विशाल बोला कि ये कैसे हो सकता है यार, अभी मेरा कैमरा जिसे मैं फुल चार्ज करके लाया था पूरी तरह डिस्चार्ज मिला और अब ये मिठाई की प्लेट अंदर कैसे पहुंच गई। मैंने कहा कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। तभी एकदम से हवा चलने लगी और हमारे पास के पेड़ की डालियां हवा से हिल रही थी। पर यह क्या, जब हमने इधर उधर देखा तो आसपास के पेड़ों के पत्ते बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, सिवाय उस पेड़ के जो हमारे बिल्कुल करीब था। मैं ऊपर पेड़ की तरफ देख ही रहा था कि तभी विशाल बोला, सलमान वो देख, वो मिठाई वाली प्लेट फिर से वापस अपनी तरफ रखी हुई है। उफ, विशाल ठीक कह रहा था। वो प्लेट अब वहां रखी मिली जहां हमने उसे एक्चुअल में रखा था, यानी कि खिड़की में हमारी तरफ, और अब की बार उसमें से आधे से ज्यादा मिठाई गायब थी। मैंने चौंक कर कहा कि विशाल, लगता है कि यहाँ जिन्नात की प्रेजेंस है और शायद वो हमसे खेल रहे हैं। विशाल ने कहा कि सही कह रहा है तू भाई, चल अब हम यहाँ से फूट लेते हैं। ये कहकर हम दोनों एक साथ पलटे, पर जैसे ही एक कदम बढ़ाया तो किसी सॉलिड चीज से इतनी जोर से टकराया कि जमीन पर गिर गए। हम दोनों धूल मिट्टी में लिपट चुके थे। दोनों की टॉर्चें हाथ से गिर चुकी थी और बहुत गहरा अंधेरा था सामने। मैंने जल्दी से टॉर्च उठाया, जो कि अब भी जल रहा था, और उठते उठते हम दोनों ही यही सोच रहे थे कि हमारे पीछे तो कोई पेड़ भी नहीं था, फिर हम किससे टकराए। अभी हम दोनों बस खड़े ही हुए थे कि फिर जो नजारा हमने देखा वो शायद हम दोनों मरते दम तक नहीं भूल पाएंगे। हमारे सामने एक सफेद कपड़े और सफेद दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था, जिसकी हाइट तकरीबन 15 से 16 फीट होगी। और हाँ, हम दोनों उसी की लंबी टांगों से टकरा कर गिरे थे। उस अंधेरे में उसका चेहरा बहुत साफ तो नहीं दिख रहा था, पर उसकी गहरी लाल आंखें साफ साफ चमक रही थी। वो नीचे हमारी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि सामने कब्रिस्तान की तरफ देखकर अपना सर जोर से हिला रहा था, एक झटके के साथ बार बार। ये सब सीन बस कुछ सेकंड्स में ही हमारे सामने खुलकर चल रहा था, जिसके नतीजे में हम दोनों के हाथ पांव जम चुके थे और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हुए जोर से कहा, विशाल भाग, और ये कहते ही मैंने भागना शुरू कर दिया। और मुझे ये पता था कि हमारी साइकिल थोड़ी दूर पर खड़ी है। मैं अपनी फुल स्पीड से दौड़ रहा था कि तभी अचानक ध्यान आया कि विशाल कहाँ है। मैं अपनी साइकिल के पास तक तो पहुंच चुका था, और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरे पीछे विशाल का दूर दूर तक कहीं भी पता न था। मैं उस वक्त बहुत घबरा गया। टॉर्च मेरे हाथ में था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, पर मैं उस वक्त ये बात जानता था कि मुझे अपने दोस्त को ढूंढने जाना ही होगा। मैं वापस उस खिड़की की तरफ चल पड़ा, लेकिन अब की बार मैं हल्के हल्के चलता हुआ जा रहा था। थोड़ी दूर खड़ा होकर मैं जोर से विशाल को पुकारने लगा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी मैं धीरे धीरे चला जा रहा था। तभी मैंने सामने देखा कि वहीं मिट्टी में लिपटा हुआ विशाल जमीन पर बेहोश पड़ा था। ये ठीक वही जगह थी जहां हमने उस जिन को देखा था। शायद विशाल उसी वक्त उस जिन को देखकर बेहोश हो गया होगा, क्योंकि मैंने भी भागते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैंने विशाल के पास पहुंचकर उसे उठाने की बहुत कोशिश करी, पर वो बेहोश था। फिर मैंने जल्दी से बैग में से पानी की बोतल निकाल कर विशाल के मुंह पर पानी डाला तो वो थोड़ी देर में होश में आ गया।
लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस मुझे देखे जा रहा था। मैं उससे बात कर रहा था पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, शायद वो गहरे शौक में था। खैर, मैं उसका हाथ खींचता हुआ उसे लेकर चल दिया और वो ऐसे चल रहा था जैसे उसे कोई जल्दी ही ना हो। मैं उससे बार बार कह रहा था कि विशाल जल्दी चल, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है, पर वो बहुत स्लोली मूव कर रहा था और अचानक चलते चलते वो एकदम रुक गया। मेरा हाथ उसके हाथ में था। मैंने उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी पर वो अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बहुत भारी चीज को खींच रहा हूँ। अभी मैं उसको खींचने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी दूसरी तरफ से, यानी मेरे सामने से विशाल की आवाज आई। वो कह रहा था, सलमान, सलमान, जल्दी आ यार, जल्दी आ, जल्दी चल। ये सुनकर मैंने पलटकर एक झटके से सामने देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने साइकिल के पास विशाल खड़ा हुआ मुझे बुला रहा था और बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मैं हद से ज्यादा हैरान होकर विशाल को देख रहा था, जबकि मेरा एक हाथ अभी भी विशाल के ही हाथ में था। क्या ये कैसे पॉसिबल है? अब की बार मैंने बहुत हल्के हल्के गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो पीछे विशाल अब भी मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ खड़ा था। पर अब की बार एक चीज अलग थी, उसके फेस एक्सप्रेशंस और उसकी आंखें। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। मैं अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर वो बहुत कस कर मेरा हाथ पकड़े हुआ था। इतने में पीछे से साइकिल के पास खड़े हुए विशाल की आवाज भी मेरे कानों में आ रही थी, सलमान, सलमान, जल्दी आ। तभी इस वाले विशाल ने मेरा हाथ छोड़ दिया और बड़ी खतरनाक, भारी, अजीब सी आवाज में एक वर्ड बोला, मिठाई। ये सुनकर जैसे मेरी रगों में एक ठंडक सी दौड़ गई थी। फिर उसने जो किया वो किसी तरह भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वो मेरी तरफ फेस करके उल्टा दौड़ने लगा और जैसे ही अंधेरे की तरफ पहुंचा तो अचानक एक काली बिल्ली में तब्दील हो गया। मैं ये देखकर लिटरली कांप रहा था। मेरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी और पसीने बह रहे थे, दिमाग सुन्न हो चुका था। इतने में दूसरी तरफ से विशाल आया और उसने मुझे जल्दी से साइकिल पर बिठाया और किसी तरह से हम वहां से निकले। अब विशाल मुझसे बातें कर रहा था पर मैं जवाब देने की कंडीशन में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि शायद जो कुछ मैंने देखा था विशाल उससे वाकिफ नहीं था। वापस विशाल के रूम पर पहुंचने के बाद मुझे नॉर्मल होने में कई घंटे लग गए। हम पूरी रात सोए नहीं थे। फिर विशाल ने मुझे बताया कि जब हम दोनों ने एक साथ पहली बार उस जिन को देखा था तो विशाल भी भागा था पर अंधेरे में किसी और रास्ते निकल गया था, यानी वो बेहोश नहीं हुआ था। ये सब सुनने के बाद जब मैंने विशाल को अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कहा कि लास्ट में तू मुझे अकेला खड़ा दिख रहा था जब मैं साइकिल के पास तुझे बुला रहा था। मैं समझ तो रहा था कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि तू बार बार अपने पीछे देख रहा था। खैर, इस इंसिडेंट की कोई भी बात हमने किसी को भी ना बताना ही बेहतर समझा। यहाँ तक तो सब ठीक था पर इस सब भगदड़ में विशाल अपने बड़े भाई का कैमरा वहीं कहीं गिरा आया था, लेकिन हम दोनों की हिम्मत वहां जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, नॉट इवन इन द डे टाइम। पर कुछ दिन बाद हम वहां दिन के वक्त में गए जरूर और आगे भी बहुत कुछ हुआ। अगर आपको मेरा ये डरावना वाकया अच्छा लगा हो तो आगे का एक्सपीरियंस मैं आपको पार्ट 2 में सुनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जल्दी से गाइस इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ में ही ये सबसे अजीबोगरीब और डरावने वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बिकॉज न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सिर्फ सब्सक्राइबर्स के पास ही पहुंचते हैं। और अपनी राय और फीडबैक कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अपने छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन से सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक शेयर के साथ एक थैंक्स का बटन भी है जिससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कर लें। अपने रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज आप हमको इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। और असली क्रीपी कंटेंट के लिए हमारा लाइव सेशन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट ज़रूर ज्वाइन करें, जहां आप हमसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं। तो गाइस, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। दिस इज स्पेक मैट्रिक्स साइनिंग ऑफ। बाय बाय।